हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं आप फिर से आपके सामने यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए फिर से प्रस्तुत हूँ। लेकिन आप ही पता नहीं क्यों टाइम लगा रहे हैं, ना कोई कमेंट्स कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ाने में कमी हो तो वो कमेंट करके बताइए। धीरे स्लो पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि जब आप लोग जुड़ जाएंगे तो मैं स्पीडली, यानी कि मेरा मकसद है चाहे धीरे पढ़ाओ चाहे तेज पढ़ाओ, लेकिन आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो लेट्स स्टार्ट जो यात्रा थी अपनी उसको। तो कल हमने रिकेप चल रहा है अपना, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। मेन फैक्ट में वापस आपको रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फैक्ट ज़्यादा हैं इसमें, सभ्यता में। दूसरी बात, ये फैक्ट अगर आपको बार बार रिवाइज कराने से आपको अगर दिमाग में फिट हो जाते हैं, तो जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे, निबंधात्मक क्वेश्चन, तो उसमें अगर फैक्ट डालोगे तो अलग ही इम्प्रेशन होगा। और ये फैक्ट डालना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमने उत्पादन यानी कि जो वहाँ का शिल्प के बारे में पढ़ा था, जिसमें हल्का सा मैं और बता दूं, चनुंदड़ो शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। चनुंदड़ो में 7 हेक्टेयर पर है और मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर, फिर भी चनुंदड़ो था। और नागेश्वर और बालाकोट समुद्र के किनारे स्थित थे, जहाँ से शंख मिलते थे, यानी कि समुद्र से शंख प्राप्त होते थे। और लोथल और धोलावीरा से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माल सप्लाई होता था। अब हम देखेंगे कि इन उत्पादन केंद्र, यानी कि ऐसा क्या प्राप्त हुआ इनको कि जिसके बारे में इतनी पुरातात्विक को जानकारी मिली। तो उस चीज़ में अपने कई मिले पत्थर पिंड, यानी कि पत्थर के टुकड़े हुए, शंख, तांबा, एस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, मतलब जो ये चीज़ें प्राप्त हुई। कूड़ा करकट, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कूड़ा करकट। जो क्या, जैसे पत्थर है, पत्थर की कुछ औजार या कुछ बनाना है, तो उसको जब काटा तो वो कूड़ा करकट हो गया है। तो इस तरह इनको ये उत्पादन केंद्रों की पहचान इस प्रकार से हुई थी इनको, कि कौन सी जगह से क्या प्राप्त हुआ और वो किसके लिए प्रसिद्ध था। अब जब उद्योग चल रहा था तो उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण था क्या? कच्चा माल। तो हम देखते हैं कि मिट्टी इनको स्थानीय स्तर पर मिल जाती थी। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपके लिए आने की संभावना है वो अब स्टार्ट होगी। मिट्टी स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाती थी इनको, जबकि पत्थर, लकड़ी, धातु, इन सब के लिए इनको जलोढ़ दे रखा है बाकायदा बुक में। जलोढ़ मैदानों में, यानी कि जो नदी घाटियों के बाद वो मैदान थे उनमें जाना पड़ता था। तो अब आवागमन के क्या साधन थे? इसका साक्ष्य भी मिला है उनको मिट्टी से बनी बैलगाड़ी कि अनेक जगह पर इनके साक्ष्य मिले। तो इस तरह से ये पूछे ना कि आवागमन के लिए क्या साधन था, तो प्रत्येक जगह मिट्टी से बनी हुई बैलगाड़ियाँ के साक्ष्य मिले। तो आवागमन का साधन, और जो नदी थी सिंधु घाटी या उसकी जो उपसहायक नदियाँ थी, वो उससे तटीय मार्ग था। तो ये हो गई। अब कौन सी जगह से कौन सी चीज़ आती थी, ये अपने को इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। जैसे नागेश्वर बालाकोट से कल बताया था शंख, और सूरतगुई अफगानिस्तान में,
वहाँ से जो सबसे कीमती पत्थर था लार्ज वर्थ मणि वो प्राप्त होता था। तो अब इसको पीछे चलो सूरत गई, और क्या मिला था जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य था नहर के सबसे मजबूत साक्ष्य सूरत गई में मिले। और कार्निलियन जो कलर था वो लोथल गुजरात के भड़ोच से प्राप्त हुआ है। और सेलखड़ी इनको प्राप्त, ये सेलखड़ी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेलखड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण पत्थर था जिसे मोहरें बनाई जाती थी कहाँ? दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में। फिर है खेतड़ी जो राजस्थान में है, खेतड़ी अंचल से इनको तांबे की प्राप्ति होती है, जो आज भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मतलब तांबा खेतड़ी से इनको प्राप्त होता था। तो और दक्षिणी भारत में सोने के लिए प्रसिद्ध था उस टाइम में भी, अब भी है सोने के लिए। तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि हड़पाई साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं दक्षिण भारत में कि यहाँ यदा कदा ये लोग यहाँ पे भी व्यापार करते थे। तो ये हो गया। अब खेतड़ी क्षेत्र में जैसे हड़प्पाकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इस जगह को पुरातात्विकविदों ने गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। यानी कि हड़प्पा वासियों या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का यहाँ तक संपर्क था, तो इन क्षेत्रों को गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। अब ये तो हो गया इंटरनल व्यापार, यानी कि अंदर के अंदर। तो इनका बाहर भी होगा व्यापार। बाहर किन देशों से था? क्योंकि ये तो सिद्ध है कि मेसोपोटामिया मिस्र के समकालीन हड़प्पा सभ्यता थी, ये तो हमें पता है। तो सुदूर देशों में तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान देश, याद रखना तांबा। यहाँ पे इसमें यह बताया गया संभवतः तांबा दक्षिणी पश्चिमी अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य ये है कि जब ओमान के तांबे और हड़प्पा संस्कृति में जो प्राप्त तांबे के साक्ष्य का रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निरीक्षण किया गया, तो वो दोनों समान थे। ये हो गया। दूसरी एक हड़प्पाई मर्तबन, एक काली मिट्टी का लेप किया हुआ शायद कोई वो था, वस्तु थी, या कोई जैसे अपने इस टाइम में घड़े वगैरह चलते उस तरह का मर्तबान था। तो हड़प्पाई मर्तबान कहाँ मिले? ओमान में। तो इससे जाहिर है कि ओमान में इनके व्यापारिक संबंध थे। और मेसोपोटामिया के एक लेख है जिसमें ओमान को मगान की संज्ञा दी गई है, मगान के नाम से पुकारा गया है। तो मैंने उस टाइम पढ़ते वक्त बताया था 3 शब्द याद रखना, ये तीनों शब्द आपके बहुत काम आएंगे, मगान, दिलमुन और मेलाऊ। यही नहीं, आगे आपके हर एग्जाम में ये वर्ड याद आएंगे। तो मगान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ओमान के लिए, क्योंकि वहाँ तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और दिलमुन बहरीन द्वीप के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इनको साक्ष्य मिले हैं, औजार, मन के आभूषण वगैरह, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। और लास्ट में मेलुआ, जो डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, लेकिन मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों या भारत के लिए प्रयोग किया गया था। तो उसमें एक मिथक या एक कहानी है हाजा पक्षी की, जिसको पुरातात्विकविद हाजा पक्षी का सिमिलर या हाजा पक्षी को मानते थे कि वो हाजा पक्षी बोलते थे और हमारे यहाँ मोर बोला जाता था। तो तीनों वर्ड ध्यान रखना, मगान, दिलमुन और मेलो। और मेलुहा
को नाविकों का देश कहा गया है। यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। एक मिनट, थोड़ी सेटिंग आज सही नहीं। नाविकों का देश कहा गया है। हाजा पक्षी, दिलमोहन, मतलब ये 3 वर्ड है। बाकी तो आप इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने आप कर दोगे क्वेश्चन। मैं वही बता रहा हूँ जो फैक्ट है। बाकी तो आप इन फैक्ट का यूज आप अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जैसे मान लो इन फैक्ट का यूज यहाँ से किस तरह की क्वेश्चनों में किया जा सकता। तो ये थे। अब ये इनका व्यापारिक केंद्र मतलब सुदूर अरब हो गया, मेसोपोटामिया हो गया। तो इनके संबंध, व्यापारिक संबंध बाहर भी थे। तो ये 3 वर्ड ध्यान रखना। 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाजा पक्षी किसको कहा गया, जो यहाँ के पुरातात्विकविदों ने मोर को माना है। मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मेलुहा को कहा जाता है रेगिस्तान में नाविकों का देश। अब ये हो गए व्यापार। अब है छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्पीड से लेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। बांट, जो एक विनिमय की इकाई थी। तो बांट चार्ट पत्थर से बने हुए थे। पहला फैक्ट, चार्ट पत्थर से बने हुए थे बांट। दूसरा, इन बांटों के जो नीचे का मापदंड था वो 1, 2, 4, 8, 16 के गुणा में, 32 के गुणा में था और वो 12,800 तक की संख्या थी। ये याद रखना है नीचे वाले स्थान में। ऊपर वाले में दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। बस ये है, बांट के बारे में इतना ही है। बस चार्ट पत्थर से बना हुआ था, नीचे की ओर इस अनुपात में था, ऊपर दशमलव प्रणाली में था। और छोटे बांटों का प्रयोग भी किया जाता था आभूषण मन के तोलने में। तो इसका साक्ष्य ये है कि यहाँ तराजू के पलड़े प्राप्त हुए। ये हो गया बांट। तो दोस्तों इसमें से बांट वाले में ये 3-4 फैक्ट हैं। अब देखते हैं कि प्रासाद या शासक, प्रासाद या शासक। तो क्या है कि एक मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसको प्रासाद की संज्ञा दी गई। इसको कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। प्रासाद कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन है जिसको प्रासाद कहा गया। वहाँ पे एक मूर्ति, मानवीकृत मूर्ति मिली है, जो आपके चित्र में दे रखा है। मूर्ति मिली है मानवीकृत। उस मूर्ति को पुरातात्विकविदों ने राजा या पुरोहित कहा गया। क्यों? क्योंकि पुरातात्विकविद ने इसका जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता थी, तो वहाँ भी ये शब्द प्रयोग किए गए थे, तो वो उन्हीं से उठा के। तो इस प्रासाद का उपयोग ये पुरातात्विकविद मानते हैं कि इसका उपयोग शायद जो बड़े धार्मिक प्रयोजन यानी कि अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था। सामाजिक समानता थी, नियोजित बस्तियां, मतलब यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ शासक था, कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ शासक नहीं था, सब समान थे। क्यों? इसका एक फैक्ट है। समान क्यों माना? इसका एक बिल्कुल फैक्ट है। सभी जगह नियोजित बस्तियां एक समान थी। ईंटों का निश्चित अनुपात, हड़प्पा सभ्यता की जहाँ जहाँ खोज हुई है वहाँ ईंटों का निश्चित अनुपात था और नियोजित बस्तियां थी। और माल प्राप्ति के जो स्रोत थे वो समीप स्थापित थे। तो इससे ये होता है कि वहाँ राजा या पुरोहित न होकर वहाँ सामाजिक समानता थी। अब देख लेते हैं सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इस पे भी पूछ लेते हैं 1-2 कारण, जो सभ्यता का अंत कैसे हो। तो 1800 ऐसे साक्ष्य मिले, मतलब जो 1800 ईसा पूर्व में तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में हड़प्पाई लोग
ने वहाँ त्याग दिया। और इसके साथ मतलब गुजरात और हरियाणा इनकी तरफ बस्तियाँ बढ़ने लगी, यानी कि 1900 ईसा पूर्व में भौतिक बदलाव आने शुरू हो गए, जिसके कारण यह संस्कृति नष्ट होती गई और इसके स्थान पर नई संस्कृति का विकास होता गया। जो हमने पढ़ा था, हड़प्पा से पहले भी संस्कृति थी, मतलब सभ्यता थी, और हड़प्पा के बाद में। तो यह है। फिर जो नगरीय सभ्यता थी ये धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में विलुप्त हो गई, यानी कि जो इसके बाद में सभ्यता बनी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जिसको हड़प्पा, या जो पहले हमने बताया कि 3 लेयर थी इसकी, तो उसमें उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। अब कुछ परिवर्तन, कुछ विद्वान मानते हैं कि कुछ मतलब पानी की समस्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, पानी की समस्या थी। कुछ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन रहा, कारण वनों की कटाई अधिक होने लगी, अत्यधिक बाढ़ था, नदी सूख गई थी या मार्ग बदल लिया था, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित था, जिससे उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। ये कई कारण हैं जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के। और अब आज ये देखते हैं, एक मैंने कहा था आक्रमण लेख इंडेक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। आक्रमण लेख में मोहनजोदड़ो 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो से 16 लोगों की अस्थियां वित्ताभूषण प्राप्त हुई थी। तो उसमें से ये ज्ञात होता है कि वहाँ व्यापक नरसंहार हुआ था। तो एक बुक है, उस बुक का ध्यान रखना, जॉन मॉर्सल की बुक है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन बुक है, इसका ध्यान रखना। और बाकी तो उसमें वही दे रखा है कि व्यापक जन नरसंहार हुआ था, वहाँ 16 लोगों की मतलब वित्ताभूषण अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इस सभ्यता का अंत हुआ। फिर लास्ट में हमें देखते हैं कि कनिंघम, जो भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, तो उसका एक टॉपिक दे रहा है कनिंघम का भ्रम। तो कनिंघम को क्या क्या भ्रम थे, ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में, 3 नंबर में तो पूछेगा नहीं, 2 नंबर में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है कि ऐसे जो टॉपिक हैं या बिंदु है उन पे स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं। अभी जैसे मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ कि एक तो इंडेक्स में जो दे रखा है, एक जो स्थान दे रखे हैं, इसीलिए तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपका। और एक मेरा आगे शेड्यूल रहेगा, बीच में मैं बताना चाहता हूँ, हर संडे को ऑफ होता है, लेकिन हर संडे को एक रिवाइज जो हमने 6 दिन में पढ़ा है उसका रिकेप होगा, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो चाहे 2 घंटे की क्लास हो। इतना टाइम आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी और करियर का सवाल है। तो मैं भी तो उतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो अब हम देखते हैं जल्दी से थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा, स्किप करेंगे। ये लो, लाइट भी चली गई। चलो फिर हम देखते हैं उसके 5 भ्रम। तो पहला था कि उसने हड़प्पाई मोहरों को समझने में गलती की। दूसरा, वो लिखित साक्ष्यों पर ध्यान देते थे, लिखित साक्ष्यों को मानते थे, जो कि लिखित साक्ष्य वहाँ से मिले नहीं। हड़प्पा काल निर्धारण करने में वो असफल रहा। एक हड़प्पा सभ्यता को बहुत छोटी सभ्यता मानने की उसने भूल की। और एक जो महत्वपूर्ण भ्रम था, थोड़ा लाइट की तरफ फोकस भी हो वहाँ आता हूँ। एक जो सबसे जो भ्रम था वो
वो था, उसने वैदिक काल से जोड़कर देखा, जबकि वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता में अंतर था। ये उनके भ्रम थे। और एक कनिंघम को सर्वप्रथम हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुई थी। फिर प्राचीन सभ्यता थी। फिर भारत, जब उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ तो भारत, जो मैन नगर थे वो पाकिस्तान में चले गए। भारत में बाद में जो कुछ स्थान खोजे गए, जिनमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही के दिनों में भारत के किस क्षेत्र में हड़प्पाई बस्तियों के अवशेष मिले। ये याद रखना, वो है कच्छ में। फिर इन्होंने कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और धौलावीरा जैसे स्थानों की खोज की। और 1980 के दशक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरातात्विकविदों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। अब स्थानीय भारतीय पुरातात्विकविद और अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विकविद दोनों मिलकर इसके बारे में और अध्ययन कर रहे हैं। अब इसमें टॉपिक और भी हैं। खोजों का वर्गीकरण एक टॉपिक है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, जिसमें फैक्ट हैं। खोजों का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, एक प्रत्यक्ष तरीके से किया है, एक प्रत्यक्ष आपको पता है कि जो भी वहाँ से जो औजार, हथियार, आभूषण मन के उनके जो भी मिले हैं वो मिले। अप्रत्यक्ष वैसे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थानों पे कपास के अवशेष मिले हैं। तो इस तरह वस्त्रों के बारे में अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में कई जगहों पर कपास के अवशेष मिले हैं। अब इसमें इसकी धार्मिक जो है वो, उसमें एक तो मरण मूर्ति मिली है, जिसको इन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दी है, क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी थे। क्योंकि इनके मोहरों पे जो अंकन है पशु पक्षियों, पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। यहाँ एक मानवीकृत मूर्ति मिली है, जो मैंने पहले ही बता दिया, जो हड़प्पा के विशाल महल से मिली है, जो राजा या पुरोहित है। और एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके चारों तरफ जानवर हैं, उसे अधेय शिव का नाम दिया गया है। तो इस तरह ये मेन फैक्ट हैं जो हमने रिकैप किए हैं। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इस पे इस संडे को नहीं, अगले संडे को फुल रिकैप, चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का, पूरे पार्ट को एक बार डिटेल से, यानी कि जो मेन चीज़ें वो फिर एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन आपकी कोई डिमांड आई नहीं थी। फिर मैंने एक आरंभिक कालक्रम वो बताया था, तो उसमें ये ध्यान रखना कि कृषि का आरंभ और पशुपालन के साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में 10,000 साल पहले था, ये याद रखना। और जो बाकी आप कौन सा काल कितने में था ये आप देख लेंगे। लेकिन कृषि का प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं आपके नवपाषाण काल में। तांबे का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 6000 ईसा पूर्व, ताम्रपाषाण काल में। और आरंभिक लोहे काल क्या है, मतलब जहाँ पे लोहे का आरंभ हुआ था, वो था 1000 ईसा पूर्व, महापाषाण समाधान काल में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और आरंभिक ऐतिहासिक काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। अब एक और है फैक्ट जो है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने रिपोर्ट कब दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और तो मैन है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो डिफरेंट है।
जिनके आने, और तो आप चीज़ें ध्यान में रख लोगे, लेकिन जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें है कनिंघम ने हड़प्पा मोड़ पर रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो उसका आंसर है 1875। ओके, तो अपना ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मेरा फोकस सिर्फ आपको बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं, आगे के लिए भी नॉलेज या ज्ञान प्रदान करना है। ओके, धन्यवाद। अभी लाइट भी गई हुई है तो सही से वीडियो भी नहीं बन पाएगा और आगे। हाँ, अब आप मंडे को अपनी क्लास होगी, और अगर आप नाइट तक या कल मॉर्निंग में कमेंट करेंगे या कुछ आप प्रस्तुत करेंगे कि हमें ये लेसन दोबारा फुल प्रूफ अभी चाहिए, तो कल संडे को मैं इसके लिए तैयार हूँ। ओके, धन्यवाद।